बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समृद्धि और परिवर्तनशील रोजगार की संरचना के बारे में बताया। इस बारे में आपको हमने दो सूचकों के बारे में बताया कि एक रोजगार से संबंधित है और एक जीडीपी से संबंधित है। जीडीपी जो थी वो 1960 से 2010 तक सकारात्मक वृद्धि हुई, और जबकि रोजगार में उस तरह से वृद्धि नहीं हो पाई। इससे ये पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित रोजगार थे, जो मत्स्य पालन से थे, जो उत्खनन से थे, माइनिंग करते थे, और जो जंगलों से रोजगार निकालते थे होते थे, उन सबको छोड़ करके इन्होंने उद्योग धंधों की तरफ बढ़े। उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाया, मशीनों का प्रयोग किया, उसमें बढ़े। लेकिन उसमें से भी पूरा नहीं हो पाया, वो कार्य नहीं कर पाए, तो फिर ये सेवा क्षेत्र की तरफ भी बढ़े, क्योंकि उसमें किसी के पास पूंजी है तो उसने अपना काम बड़ा कर दिया, किसी के पास उतनी पूंजी नहीं है या उद्योग धंधों में फ़ायदा नहीं हो रहा तो सेवा क्षेत्र में आ गए। सेवा क्षेत्र में जैसे व्यापार क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, और सेवा क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग, बीमा कंपनी, मेडिकल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित सभी इंस्टीट्यूट खोले और इनमें इन्होंने सहयोग दिया। सूचकों से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार, श्रम बल जो था वो सेकेंडरी और तृतीय यानी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में पहुंच गया। और आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको भारतीय श्रम बल का अनौपचारीकरण। इस बारे में बच्चों ये देखिएगा कि पिछले सूचकांक से हमें पता चलता है, पिछले जो खंड पढ़े हैं उससे पता चलता है कि अनियमितीकरण, अनियमित श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि हुई। जो अनियमित श्रमिक हैं उनका अनुपात सबसे ज़्यादा बढ़ा, 31% बढ़ गया। और हमारे विकास योजनाओं का ध्येय रहा है कि जन सामान्य का जीवन की सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंध को सुनिश्चित करे। ये सभी सरकारों का, विकास योजनाओं का यही ध्येय रहा है कि प्रत्येक आदमी के सम्मानपूर्ण जीवन का, आजीविका का प्रबंध सुनिश्चित करे। देखिए, हमारी सरकार और उद्योग नीतियां, इन सबका यही उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को कृषि क्षेत्र से हटा करके इनको औद्योगिक क्षेत्र में आकर्षित किया जाए, क्योंकि कृषि क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। खेती, किसानी, समुद्र, जंगल, माइनिंग ये बढ़ नहीं सकती। लेकिन उद्योग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अगर इनको आकर्षित करके लगाते हैं तो उनका जीवन यापन अच्छी तौर से चलेगा, उनका जीवन स्तर, रहने का स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। इन सब कोशिशों के बावजूद भी औद्योगिक रणनीतियाँ थी, उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की। देश की सरकार ने इसको सफलता नहीं प्राप्त की, और अधिकांश देशों ने देखा और सरकार ने भी देखा, और आज तक पता चला कि अभी अधिकांश लोगों की रोजी रोटी जो है वो कृषि है। कृषि से ही अधिकांश लोगों का जीवन चल रहा है। तो ये जो है रोजी रोटी मेन कृषि है। उसके बाद दोस्तों ये का कारण और भी आया अनौपचारीकरण का, कि क्यों अनौपचारीकरण हुआ, हम इसके बारे में देखेंगे। फिर उनकी अनौपचारीकरण के बाद में उनकी दुर्दशा क्या हुई उसकी तुलना भी करेंगे कि नियमित और अनियमित में क्या स्टैंडर्ड होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिएगा, रोजगार की गुणवत्ता में ह्रास हुआ। नियमित जो श्रमिक थे, यानी रोजगार की गुणवत्ता में ह्रास का मतलब हुआ यह गुणवत्ता अच्छी नहीं रही, क्योंकि सरकार ने पूरी फैसिलिटी नहीं दे पाई। कुछ कर्मचारी नियमित जो हैं 10-20 साल काम करने के बाद भी उनको श्रमिक मातृत्व का लाभ नहीं मिलता है, उनको पेंशन नहीं मिलती है, उनको भविष्य निधि नहीं मिल पाती है, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, तो इससे वंचित रह जाते हैं। तो एक कारण अनियमिती का ये भी है, अनौपचारीकरण का, कि रोजगार की सही व्यवस्था नहीं रही, गुणवत्ता नहीं है, जिससे उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं और वो गरीब के गरीब हो जाते हैं। और बच्चों देखिएगा कि बहुत कम लोगों को नियमित काम मिले। ये है कि सरकार ने बहुत कम लोगों को सरकारी सर्विस दे पाई है, जिसमें केवल 6% कुल श्रमिक का जो है 6% ही सरकारी सर्विस कर रहे हैं। यानी 2011-12 के आधार पर देखें तो केवल 30 मिलियन लोग ही सरकारी सर्विस में हैं और 94% जो हैं वो अनियमित हैं, निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनियमित श्रमिक हैं, जिसमें
20% महिलाएं हैं। बच्चों देखिए, इस चीज को अनौपचारिक और औपचारिक इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के नाम दिए गए हैं, जिसको औपचारिक और अनौपचारिक वर्ग भी कहते हैं। औपचारिक वर्ग को हम संगठित क्षेत्र भी कहते हैं और अनौपचारिक को असंगठित। इसी प्रकार से इसका तीसरा नाम है सार्वजनिक क्षेत्रक और अनौपचारिक का तीसरा नाम है निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में जो है सरकार अपनी सर्विस पहले देती है, उनको सुरक्षा देती है नियमों के आधार पे, लेबर कानून के आधार से, एक्ट के आधार पे उनको सुरक्षा, संरक्षण सारी सुविधाएं देती है। और निजी क्षेत्र में जो 10 या 10 से अधिक लोग जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको भी सरकार सुरक्षा देती है। उनको प्रतिवर्ष नियोक्ता जो है, कंपनी है, वो प्रतिवर्ष उनको सुविधा, महंगाई भत्ता, बोनस देगी। इस प्रकार से देखते हैं कि निजी क्षेत्र में कौन कौन से कार्य, जितने सरकारी सर्विस जो नियमित क्षेत्र के हैं उसमें सरकार ने बहुत सी कंपनी, होटल, कारखाने चलाए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के भी यानी परिवहन विभाग भी चलाया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र का भर्ती होती है। और इससे इनके अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं वो सब निजी क्षेत्र में आते हैं। सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए लोग जो हैं वो सरकारी हैं, जिनसे वो अपने प्रशासकीय काम लेते हैं। सरकार उनको सुरक्षा देती है, इनका जीवन स्तर बहुत अच्छा होता है और ये इतने अच्छे होते हैं कि जो रोजगारदाता हैं निजी क्षेत्र के, उनसे भी अच्छा ये जीवन जीते हैं, क्योंकि इनको इतने अधिकार मिले हैं कि इनकी प्रतिवर्ष कितना इनको बोनस दिया जाए उसको सरकार पीछे नहीं हट सकती, उसको देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से और निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, सरकारी क्षेत्र को छोड़ करके निजी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? करोड़ों किसान आते हैं, कृषि श्रमिक आते हैं जो किसानों के साथ कार्य करते हैं, श्रमिक छोटे छोटे काम चलाने वाले, जैसे बाजारों में बैठे हुए यानी उद्योग धंधे चलाते हैं, जिनके पास कर्मचारी हैं वो कार्य करते हैं, जैसे दुकानों पे कर्मचारी हैं, और जो कोई छोटा कार्य चलाता है उनके पास कर्मचारी हैं, वो भी निजी में ही शामिल हैं। और ऐसे भी सुनियोजित लोग भी हैं जो यानी अपना धंधा करते हैं, उनके पास कोई भाड़े का श्रमिक नहीं है, वो भी निजी क्षेत्र में ही गिने जाते हैं। गैर कृषि कार्य करने वाले वो भी जो है, जैसे कि वेतन भोगी जो भाड़ा ढोते हैं, दैनिक वेतन भोगी जो रोज की मजदूरी करते हैं, उनको भी निजी क्षेत्र में ही गिना जाता है। तो निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं इनके क्षेत्र को हमने अधिकांश बता दिया है। बाकी ये माना गया है कि विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से ये माना जा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी वैसे ही, यानी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी वैसे ही श्रमिक नियमित किए जाएंगे, यानी सरकारी में भर्ती जाएंगे। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो अनियमित लोगों को नियमित किया जाएगा और नियमित क्षेत्र में कर्मचारी बढ़ेंगे और अनियमित क्षेत्र के श्रमिक घटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इतनी आबादी है, इतनी जनसंख्या है, जिसके कारण सरकार सबको नियमित नहीं कर सकती। इस प्रकार से आपने देखा कि 1970 के दशक में विकसित देशों का भी ध्यान जब इन्होंने बहुत कोशिश की, विकास योजनाओं का ध्येय रहा कि सबको उच्च जीवन दिया जाए, उच्च उनकी लाइफ बनाई जाए, लेकिन सरकार के भी प्रयास से भी ऐसा नहीं हुआ। सारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयास से भी जबकि सबकी नियमित नहीं हो पाए, यह आंकड़ा पाया कि अभी अधिकांश लोगों का रोजगार केवल कृषि है। लेकिन दोस्तों, बच्चों, ये सरकार की कोशिशों के बावजूद भी जब ऐसा नहीं हुआ, 1970 के दशक में सरकार ने बहुत कोशिश की। भारत देश के साथ साथ अन्य विकसित देशों ने भी ये कोशिश की कि औपचारिक क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्रों पे जोर दिया। इस प्रकार हमने आपको ये बताया औपचारीकरण, अनौपचारीकरण, और अब हम बताते हैं आपको कि ये अनौपचारिक और औपचारिक की लाइफ क्या है, इनकी दुर्दशा क्या है, दशा क्या रहती है। बच्चों देखिए, सरकारी सर्विस में जो है, सरकारी सेवाएं जो जिनके पास हैं वो तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से रहते हैं, उनका जीवन यापन सभी लोग देखते ही हैं कैसे हैं। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनका जीवन यापन बहुत ही गलत होता है। ये बहुत गंदी बस्तियों में रहते हैं, इनकी उच्च शिक्षा नहीं हो पाती, इनको अच्छी दवाएं नहीं मिल पाती, ये स्वच्छता से भी वंचित रहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जब सभी देशों पर दबाव डाला कि नहीं, जो अनौपचारिक क्षेत्र के हैं
उनकी स्वच्छता को ध्यान में सरकार रखे उस देश की। तब भारत सरकार ने इनको अपने निजीकरण क्षेत्र में भी कुछ अधिकार दिए, कंपनियों पे दबाव डाला कि इनको स्वच्छ रखने की कोशिश की जाए, और अपने स्तर से भी इन्होंने इनका विशेष ध्यान रखा, स्वच्छता सफाई का, और कई योजनाएं ऐसी चलाई जिससे ये अपने जीवन को और भी अधिक सुरक्षित करें और इनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी। और आज इसी के साथ में ये खंड समाप्त होता है और आगे हम आपको पढ़ाएंगे बेरोजगारी। जय हिंद, जय भारत।